तो नहीं, अनुज जी को हाँ आज जी, बुलाने का विशेष कारण ये है कि सोने चांदी के बाजार में खूब उठापटक चल रही है जी। और सोमेश जी तो पहले से नीचे के लेवल्स बताते रहे हैं। अ, और लगातार ये कहते रहे कि अब सोना और चांदी दोनों सेल राइज वाले पैटर्न में जा चुके थे, तो वो घबराहट अब बाजार में दिख रही है। तो अनुज जी, सबसे पहले आपकी कमेंट्री बाजार में अभी जो ये एकदम से ताजा ताजा बिकवाली शुरू हुई है, हालांकि ताजा बिकवाली नहीं है, 4 लाख के ऊपर की चांदी अब 2 सवा 2 के आसपास दिख रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से यहाँ तक आने में बहुत सारे पड़ाव देखे हैं इसने। फिलहाल अभी जो ये घबराहट मची है उसके पीछे क्या कारण है? देखिए राजीव जी, ऐसा है कि ये जो गिरावट है ये अभी लेटेस्ट नहीं है। जनवरी से ही इसमें गिरावट देखने को मिली थी। मुझे ध्यान है कि जनवरी में गोल्ड ऑलमोस्ट 180 तक चला गया था और सिल्वर करीबन 4,20,000 तक चली गई थी। उसके बाद से लगातार गिरता हुआ है। ये करीबन 5वां महीना है जिसमें हमने गिरावट आती हुई देखी है। तो लगातार 5 महीनों से मार्केट गिर रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यूएस ईरान का वॉर भी छिड़ा, ट्रेड वॉर भी हुआ, यूएस ईरान का वॉर भी छिड़ा और वॉर यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आया। क्रूड के भाव $60 से $120 भी गए और वहां से वापस उठकर आप $70 पर आ गए हैं। तो पूरा जो साइकिल था वो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया और गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट रही, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो बजट भी आया इंडिया का, उसके साथ ट्रेड डील्स में टैरिफ भी लगे, प्लस यहाँ कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो भी यहाँ पर, सिल्वर के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो भी बढ़ी यहाँ पे। और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कहा कि गोल्ड सिल्वर आप ना परचेज करें। रुपये यहाँ पर डेप्रिशिएट भी हुआ और उसके साथ कहीं ना कहीं वॉर यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बहुत बड़ा इशू देखने को मिला। प्लस अब फेड जहाँ पर पहले इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहा था 2025 में, अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। तो जो चीजें पहले गोल्ड के लिए सपोर्टिव थी वो सभी चीजें जो है वो गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव होती हुई दिखाई दी है, या यूं कहें कि 360 डिग्री चेंज होता हुआ नजर आया है। तो जिसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में गिरावट आती हुई दिखी है। जी बिल्कुल। अ, यहाँ पे आज की तारीख में ये स्थिति है। अब सोमेश, आप इसको कैसे देखेंगे? जो ताजा बिकवाली आई है, आप पहले से वार्न कर रहे थे, आपके सामने चीजें स्पष्ट थी कि दिशा तो नीचे ही है, लेकिन इतनी तेजी से होगा ये अंदेशा था क्या आपको? ये चीज़ थोड़ी देर पहले जो मैंने मोमेंटम वाली चीज़ बताई ना राजीव जी, होता है ऐसा ही है कि पहले उस चीज़ों पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन उसका जो ट्रिगर होता है इट फॉलोज। जब ट्रिगर फॉलो करता है वहां से मोमेंटम आता है, इधर साइड अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये होना तय था। गोल्ड में मुझे अभी भी लगता है, देखिए गोल्ड का तो फिर भी मुझे लॉजिक समझ में आता है कि खासकर चाइना जैसे सेंट्रल बैंक के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, एंड नोइंग द फैक्ट दैट नो वन इज इन अ पोजीशन टू ट्रस्ट यूएस। तो यूएस ट्रेजरी का इन्वेस्टमेंट का तो जो है वो डाइवर्सिफिकेशन होना तय बात है। और खासकर जैसे जापान, कोरिया, जो जिस तरह की इकोनॉमीज हैं जो सरप्लसेस क्रिएट करती हैं, उनको अपने सरप्लसेस पार्क तो करने हैं कहीं पे भी रिस्क फ्री में। आज के तारीख में यूएस को हम रिस्क फ्री नहीं कह सकते ना। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $40 ट्रिलियन का डेट फटेगा, किसी दिन फटेगा, उनके सिर पे ही फटेगा। लेकिन यूएस की प्रॉब्लम क्या है, वो सबको लेके डूबते हैं। तो यूएस ईरान वॉर में भी लेके डूबे हमको, हमारा कोई लेना देना नहीं, तो सबको लेके डूबेंगे। वो प्रॉब्लम है, ये फटना तय है। पॉइंट है कि आज होगा या 2029 होगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। फॉर दैट मैटर गोल्ड एक ऐसी चीज है जो एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद, मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इज अराउंड $2,000 to $2,500। आप 3,000-4,000 डॉलर के रेंज में अगर गोल्ड एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे तो वो प्राइसिंग मुझे समझ में आती है। लेकिन ये 5,000 की प्राइसिंग सस्टेनेबल नहीं थी। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि 3,500-4,000 के रेंज में अगर गोल्ड जाता है, एंड फॉर दैट मैटर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जो हमने प्रधानमंत्री जी ने बोला, हम उनके साथ हैं, क्योंकि अगर सिचुएशन है हमारा एक्सटर्नल फ्रंट पे करेंसी का भी सिचुएशन है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सीधा जाके खरीदो, बिकॉज मुझे अलाइन करना है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे, बिकॉज अल्टीमेटली हमको उनका भी साथ देना है। बट मैं ये व्यू बता रहा हूँ, मैं इसको कैसे देखता हूँ। मेरे हिसाब से अगर उसकी प्राइसिंग को देखा जाए तो जो हीट निकलने की बात है, मेरे हिसाब से 3,500 से $4,000 की रेंज में गोल्ड का हीट निकल जाता है। अब जब एक बार हीट निकल गया तो फिर दूसरी असेसमेंट हमको ये करनी है कि क्या चाइना एज ए सेंट्रल बैंक जो सबसे बड़ा गोल्ड अभी खरीदता है, बिकॉज उसके लिए पहला एसेट क्लास मुझे तो नजर आया था, जो हम बात करते थे, करीब रियल स्टेट, जो 25% था उनके जीडीपी का रफली। वहां पे प्रॉब्लम हुई तो उनको अब यूएस ट्रेजरी पे कोई विश्वास कर नहीं सकता है, जापान की मजबूरी है, उनको छोड़ दीजिए।
लेकिन चाइना ट्रस्ट नहीं करेगा, तो उनको गोल्ड चाहिए, बट नॉट एट दिस जंक्चर। एक बार ये क्रूड वाला मामला सेटल हो जाए तो फिर से गोल्ड में हो, तो मुझे लगता है कि $3,500-4,000 पे मैं इसकी वैल्यूएशन फिर से करूंगा, जहां पे गोल्ड मुझे लगता है कि मे भी एक एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, 5 से 10% आपके पास होना चाहिए गोल्ड सिल्वर कम से, वो कर सकते हैं। सिल्वर की जहां तक बात है, सिल्वर का ऐसा है, जैसे मैं बोलता हूँ नेताजी चलते हैं, कार्यकर्ता चलते हैं पीछे पीछे ना, तो गोल्ड सिल्वर का वो रिलेशन हमेशा चलता है, बिकॉज एक समय के बाद अगर गोल्ड अनअफोर्डेबल हुआ तो आपको सिल्वर का बैकअप लेके चलना पड़ेगा, यही होता है ना। तो यहाँ पे एक डिसेंट, मुझे मेरा अंदाजा ऐसा था कि $60 के नीचे कहीं पे भी सिल्वर का हो सकता है कि हम सोच सकें कि अब सिचुएशन ठीक ठाक हो जाएगा, बट अभी रिव्यू में नहीं आ रहा है। तो एनीवेयर इन द रेंज ऑफ $45 to $60 मुझे इवैल्यूएशन करना है कि क्या सिल्वर को फिर से मैं आने वाले 3 साल के बाद के लिए जो एक सिनेरियो हो सकता है उसके लिए थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करूं क्या। तो गोल्ड और सिल्वर पे मेरा अभी ये व्यू है कि कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, एक समय आएगा जो आपको ये थोड़ा इंडिकेशन देगा। और फिलहाल आपने जो चार्ट लगाया है ये बिल्कुल क्लियर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पुच्छी है एक बीच की वो बिल्कुल टूट चुकी है। तो ये अनुज जी भी बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जानता हूँ, कि ऐसा जब भी होता है, जब आपका एक मेन मिड पॉइंट जाता है तो ये सेल ऑन राइज बना देता है और थ्रोबैक में थोड़ा ऊपर भी निकलता है, बट फाइनल सेटलमेंट के लिए कहीं ना कहीं हमको नीचे वेट करना पड़ता है। कौन सा होगा, $45 होगा कि 50 होगा, दैट वी विल वेट। बट अगर आने वाले समय के लिए हम एवरेज $50 का अगर सिल्वर का प्राइस अपने पोर्टफोलियो में बनाते हैं, दैट विल नॉट बी अ बैड डील फ्रॉम 2 to 3 or 4 years स्टैंड दिस इज आई वुड थिंक। जी, तो सुमेश शायद ध्यान दिला रहे थे कि $61 के आसपास जहाँ पे बॉटम पहले बने थे वो टूट गया है, उसके बाद से एकदम गिरावट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो अनुज, आप सोने और चांदी में किन स्तरों पे फिर वापस कहेंगे कि हाँ, वो सेल ऑन राइज वाला पैटर्न खत्म होता है, वहाँ से खरीदारी शुरू करनी चाहिए, या ये एक्यूमुलेट करने का एक सीजन है, क्योंकि सोना जो है वो $4,000 पे रुकेगा या $3,500 पे रुकेगा, नहीं मालूम। या अगर अभी जैसा सुमेश कह रहे हैं कि चांदी जो है वो $60 पे रुकेगी या $45 पे रुकेगी, नहीं मालूम। लेकिन इसके बीच में कहीं पे हिट निकल जाएगा, जो गर्मी अनावश्यक रूप से पैदा हुई है वो बाहर आ जाएगी इस एसेट से, उसके बाद कहीं न कहीं खरीदारी के मौके बनेंगे। तो बॉटम तो पकड़ना नहीं है, उसके पीछे भागना नहीं है, वो तो स्वर्ण मृग है, कि भई सोने के हिरन के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, बॉटम के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर करना क्या है? कैसे अगले कुछ महीनों में सोने और चांदी में अपने को निवेशित रखना है, नया निवेश करना है? आज की तारीख में अगर घबराहट है बाज़ार में तो क्या ओपन पोज़ीशंस हैं तो उससे बाहर निकलना है? किस तरह से इस समय मोटा-मोटी रणनीति आपकी ट्रेडर्स के हिसाब से और निवेशकों के हिसाब से, दोनों के हिसाब से कैसे बननी चाहिए? देखिए, यहाँ पर जो हीट निकलने की बात है वो मुझे लगता है कि जल्दी ही निकलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जो सेंट्रल बैंक्स है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से यूएस का डेट है, वो अगर इंटरेस्ट रेट हाइयर करेंगे तो डेट में उनकी इकोनॉमी और चली जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत एग्रेसिवली वो इंक्रीज़ इंटरेस्ट रेट करेंगे, क्योंकि अब क्रूड के भाव यहाँ पे कंट्रोल होगा। इवन अगर आप देखेंगे तो पिछले लास्ट वीक में जो यूएस के डेटा आए थे, काफ़ी पॉजिटिव डेटा थे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ दिनों में जो फेड है वो स्टेटमेंट ये दे कि वो उतना एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेंगे, वो शायद वेट एंड वॉच करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि अब क्रूड के भाव $70 के आसपास है, क्रूड की सप्लाईज बढ़ रही हैं, यूए इंक्रीज कर रहा है, ओपेक प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो जो एक टेंशन थी क्रूड को लेके वो यहाँ पे रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि फेड अभी ये बोले कि भाई वो एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं आपकी जो एक बॉन्ड यील्ड है वो रुकती हुई नजर आएगी। कल हमने डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आती हुई देखी। तो जब ये स्टेटमेंट्स आएंगे मार्केट में, जब इस तरीके का आउटलुक मार्केट में आएगा कि मार्केट में अब इन्फ्लेशन का खतरा नहीं है, ग्लोबली दे आर ऑल वेल, तो उसके बाद फिर आपको इंटरेस्ट रेट में कटौती होती हुई दिखाई देगी। तब आपको दिखाई देगा कि एक अच्छी रिकवरी आपको गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिखाई देगी। तो हालांकि जो मोमेंटम गोल्ड में चल रहा है, लग रहा है कि कुछ और यहाँ पे टिप आ सकता है। हालांकि ऑलरेडी हमने $3960 तक के लेवल्स लो में देखे हैं, $55 तक के लो हमने सिल्वर में आते हुए देखे। तो चांसेस लग रहा है कि एक बार $52-50 तक के लेवल कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट जोन होंगे। देखिए लास्ट टाइम सिल्वर ने 49.80 का हाई बनाया था और वहां से वापस एक अच्छा ब्रेकआउट लेकर करीबन $121 तक गए थे। अब वापस प्राइस $50 के आसपास रिट्रेस कर रहे हैं, मींस जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा।
आई होप कि मार्केट वहीं से ही आपको रिवर्सल देखने को मिले। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि करीबन 3850 और 3800 ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर आपको मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मेरा ऐसा भी मानना है कि ऑलरेडी प्राइस काफी करेक्ट हो चुके हैं, एक बाउंस बैक यहाँ से आ सकता है, हालांकि अभी उतना एग्रेसिवली बाइंग नहीं है कि यहाँ से आपको एक सिंगल रैली यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिले। हो सकता है कि अगर आपको रैली देखने को मिले जो 4100 से लेकर 4200 जाए, फिर वहां से वापस करेक्शन मोड में जो है गोल्ड आता हुआ दिखाई दे। तो अभी जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा वो बहुत एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा जिसमें आपको एग्रेसिवली सेल ऑन राइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोग बाइंग करने के लिए वेट करेंगे, बट जैसे ही ऊपर जाएगा वहां पे माल बेचते हुए भी नजर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये है कि आप अगर बाय नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है कि आप ऊपर में 4100 4200 के आसपास बिकवाली करें। बट जो इन्वेस्टर हैं मुझे लगता है कि और जिनके पास ऑलरेडी इस टाइम माल पड़ा हुआ है या जिन्होंने रखा हुआ है और उस टाइम पैनिक में है, तो मुझे लगता है कि उनको यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। प्राइस अगर आपको 3900 3850 3800 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर आप एक्यूमुलेट करिए। देखिए डाइवर्सिफिकेशन आपने किया हुआ है पोर्टफोलियो, तो उससे तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। और आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ईटीएफ में लिया हुआ है, फिजिकल लिया हुआ है, डीमैट में लिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उसको होल्ड करके चलिए। क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी है वो आपको गोल्ड मिलेगा, हेज अगेंस्ट अगर कोई करेक्शंस आते हैं तो वो आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में बने रहना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर प्राइस सपोर्ट लेवल के आसपास मिलते हैं जहां लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं उनके आसपास आए तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सुमेश, आपकी रणनीति ट्रेडर्स के लिए और निवेशकों के लिए, दोनों के लिहाज से? गोल्ड और सिल्वर में? जी बिल्कुल। हाँ, गोल्ड और सिल्वर में मैं फिलहाल यही कहूँगा राजीव जी कि एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी थोड़ी बहुत यहाँ से रिकवरी हो, खासकर सिल्वर में। मैं जस्ट देख लेता हूँ, बट वो सस्टेन नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको अभी एक पॉइंट बोला ना कि एक लो बना था ना 23 मार्च का, विच इज 60.97 61 फ्यूचर्स की प्राइस बता रहा हूँ, इसलिए मैंने 60 पे अपने मार्कर रखे हुए थे। वो टूटने का मतलब ये कि थियरी यही कहती है until unless bottom is formed, तब तक ये सेल ऑन राइज का ही बनेगा। और ये राइज कहाँ तक हो सकता है, उसके लिए हम दूसरी थियरी ये लगा सकते हैं कि हमारे पास लोअर हाई पैटर्न बहुत क्लियर है। तो वो लोअर हाई पैटर्न हमको ये कहता है ना कि एक डबल टॉपिश लोअर हाई लेके 71.5 के पास से आपका सिल्वर का प्रॉपर करेक्शन चल रहा है। तो जब तक वो निकल नहीं जाता है, आप इस सिल्वर को मतलब मानसिक शांति तो नहीं मिलने वाली। तो उसके पहले तक तो ये सेल ऑन राइज का ही कैंडिडेट एज पर माई एनालिसिस रहता है। और मेरा कंफर्ट तभी होगा जब ये क्लोज टू $50 के आसपास फ्यूचर्स के प्राइसेस के आ जाएंगे, और तब उसके बाद फिर मैं रिवर्सल की एनालिसिस शुरू करूंगा। अप अंटिल देन, अंटिल अनलेस 71.5 और समथिंग इज टेकन ऑफ, तब तक ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट मेरे हिसाब से रहना चाहिए। जी, तो ये तो हो गई बात चांदी की। और सोने में? हाँ सॉरी भूल गया। चांदी का तो ये है, और सोना, सोना का भी व्यू कुछ वैसा चेंज नहीं है मेरा, बिकॉज इसमें भी सेम डे जो था ना 23 मार्च, उसका बॉटम आपका 4098, सो 4100 रफली फ्यूचर्स प्राइस रख लीजिए। वो गया, ओवरसोल्ड हो रहा था, उसके बाद लोअर हाई पैटर्न चल रहा है। आपके पास एक बाउंस पॉसिबल है क्या? 100% पॉसिबल है बेस्ड ऑन शॉर्ट कवरिंग, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए इस लेवल पे शॉर्ट करना मतलब अपना गला खुद काटना। लेकिन राइज जब मिलेगा टुवर्ड्स 4300 से लेके 43 मे बी 4350 के तरफ, जैसा अनुज ने भी बोला कि 41 चेंज समथिंग के आसपास में सेल ऑन राइज कर सकते हैं। फेयर पॉइंट, आई एग्री। जब तक ये डबल टॉपिश आपका $4375 फ्यूचर प्राइस नहीं निकल के देता है, इसकी पूरी एनालिसिस सेल ऑन राइज की ही रखनी चाहिए। जी ओके। तो ये दोनों एक्सपर्ट इस समय अपनी अपनी रणनीति बताते हुए, कुछ दर्शकों के सवाल हैं यहाँ पर, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे जयेश भाई पूछ रहे हैं कि गोल्ड ईटीएफ फ्रेश बाय करें क्या? तो बताइए, इस समय अगर कोई ईटीएफ में खरीदना चाहता है, इन्होंने एसआईपी वाला रूट तो लिया नहीं और ईटीएफ की बात कर रहे हैं, तो ईटीएफ में एसआईपी सामान्य रूप से नहीं होती है, वो ब्रोकर अगर फैसिलिटेट कर दे तो अलग बात है। तो ये शायद इस गिरावट में लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में। अनुज, ठीक रहेगा क्या?
देखिए प्राइस अगर आप देखेंगे हाई से तो ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हुए हैं। $5600 का गोल्ड ने हाई बनाया था, अभी करीबन 4000 के आसपास, $1600 नीचे आ चुके हैं। आई थिंक एक्यूमुलेशन जोन के लिए अच्छा है, जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है एवरेज करने के लिए अच्छा रेट है, मुझे लगता है बाय करना चाहिए। सिल्वर भी अगर आप देखेंगे तो $120 हाई बनाया था, अभी ऑलमोस्ट $55 के आसपास है, तो करीबन अपने हाई से ऑलमोस्ट $70 गिर चुका है, तो मुझे लगता है कि बाय जरूर करना चाहिए। लेवल बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि यहाँ से, अब देखिए यहाँ इन लेवल्स पे मैं ये कहना चाहूंगा कि डाउन साइड कम है, हायर साइड ज्यादा है, तो जब डाउन साइड कम आता है तो वहां पर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि कब मार्केट कहां से रिवर्सल हो जाए नोबडी नोस। तो बेटर है कि आप प्राइस ऐसे लेवल पर आ गए कि जहां पर आपका डाउन साइड कम है और आपका ऊपर स्काइज द रॉकेट, वो हमने देखा भी है मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में। तो बेटर है कि आपको अगर लेवल्स मिल रहे हैं तो आप ऐड करते चलें, बेशक आप छोटी क्वांटिटी ले, बट इन लेवल्स को भूलना नहीं चाहिए, इन लेवल्स पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्योंकि मुझे ध्यान है जब ये $50 ब्रेक हुआ था तो हमारा ये मानना था कि $50 और $60 के बीच एक्यूमुलेट करेगा, बट वो फोमो आया मार्केट में, फिजिकल शॉर्टेज हुई और एकदम शूट अप हो गया। तो मुझे लगता है कि $50 से $60 एक ऐसा रेंज है जो कि कहीं ना कहीं हर चीज को डिस्काउंट करता है, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो डिमांड सप्लाई का पैटर्न हो, चाहे वो उसका हिस्टोरिकली मोमेंटम हो। तो आई थिंक कि $50-60 के बीच में जो प्राइस रेंज है ये एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। जी, इसी तरह से इनका सवाल सिल्वर ईटीएफ के बारे, सिल्वर बीज के बारे में भी है, वो भी वही ईटीएफ ही है। तो इनके पास इन्होंने ऑलरेडी खरीदा है, 250 खरीदा है इन्होंने। अब इसके आगे ये पूछ रहे हैं और क्या करें। तो सुमेश, आपकी रणनीति क्या रहेगी इस समय? जैसा कह रहे हैं अनुज के, एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए, और एक्यूमुलेट करने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आप एक साथ कोई बड़ा लमसम अमाउंट ना डालें, बल्कि धीरे धीरे टुकड़ों में डालते रहें, जैसे जैसे नीचे के भाव मिलते जाएं वैसे वैसे थोड़ा सा उसमें निवेश बढ़ाते जाएं। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जो अनुज कह रहे हैं वो बेस्ट है। सिल्वर और गोल्ड ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि हम एक रॉक बॉटम बोल दें कि हाँ यहाँ टच करेगा और उसके बाद वो गोल्डन लेवल है, उसके बाद ये चला जाएगा। हमें अपनी करना क्या है, हमें ना अपने को एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग को लोअर साइड पे करना है, दैट इज द ओनली आइडिया। तो गोल्ड के लिए जैसा है, गोल्ड और सिल्वर पे मेरा ऐसा रहेगा, गोल्ड 4000 नीचे, $4000 के नीचे आप स्लो एक्यूमुलेशन शुरू कीजिए। यू डू नॉट नो 3800 है कि 2800 है, समय के अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन आप वहां से अगर छोटा छोटा SIP करेंगे तो 3 साल 4 साल के हिसाब से आपको ये डिसेंट CAGR दे देगा। सिमिलरली चांदी, $60 के नीचे आप छोटा छोटा एक्यूमुलेशन कीजिए, और 45 है तो भी एक्यूमुलेशन कीजिए, लेकिन पता है ना वो नीचे जाता है तो हमारा नेचर क्या है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया तो जब तक आपकी थियरी को चेंज करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं मिले उसको चेंज मत कीजिए। और वैसा आप करके आप $55 का भी अगर एवरेज बना के रखते हैं ना आपको कॉस्ट, 3 साल में आपको नुकसान तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि होगा। कमोडिटी जो है आपको देखना तो चाहिए 3 साल 5 साल के हिसाब से साइकिल में। तो ये स्ट्रैटेजी ही बेस्ट है। वन लेवल आइडेंटिफाई करना, आई थिंक वो तो मुझे नहीं लगता कि सही स्ट्रैटेजी रहेगी।